Okay, okay. Now I invite Azim Saab for his presentation. He will be he is our chairman, Karachi Branch Council, and practicing member. So Azim Saab, can you share your presentation with the audience and viewers, please? Assalamu alaikum, Janab. It is always good to be at this forum जो हम बजट के बात करते हैं नॉर्मली, तो पैनलिस्ट के तौर पे या स्पीकर के तौर पे या इवन पार्टिसिपेंट के तौर पे, तो हमारी नॉलेज में माशाल्लाह बड़ा इजाफा भी होता है और अपडेट होते हैं हम, जो रीसेंट अमेंडमेंट्स होती हैं कुछ क्लैरिटी आती है। तो इसी हवाले से आज मेरी प्रेजेंटेशन है अमेंडमेंट्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस में प्रपोज की गई हैं थ्रू फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस सप्लीमेंट्री बिल 2023 की तरफ से के जरिए। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी फार रीचिंग किस्म की अमेंडमेंट हैं इसमें। तो बेसिक जो अमेंडमेंट्स हैं वो दो तरह की हुई हैं यहाँ पे। एक तो ये कि अनलिस्टेड कंपनीज के जो शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग के ऊपर, उनकी एक्विजिशन डिस्पोजल के ऊपर 10% विद होल्डिंग टैक्स आयद किया गया है। एक तो ये है जिसको अभी हम तफसील से भी बात कर लेते। और फिर दूसरी चीज़ इसमें कि फंक्शंस और गैदरिंग्स के ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स इम्पोज किया गया। तो ये दो चीज़ें हैं। तो इसको मैंने कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि पहले तो हम ऑब्लिगेशन देख लेते हैं कि जो एक्वायरर ऑफ द शेयर होगा या परचेजर जिसे हम बोलें कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारियां आयद की गई हैं इसमें। परचेजर जो अनलिस्टेड कंपनी इसके, ये सेक्शन 37 है जो एसेट्स पे अप्लाई होता है। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? मेरे ख्याल में बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था मैं। जी अभी ठीक है, बीच में आया था डिस्कनेक्ट जी। तो इसमें जो पहली चीज है वो एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ शेयर्स है, और ये शेयर्स अनलिस्टेड कंपनी के। तो सबसे पहले तो हम जरा सा मैकेनिज्म अगर शेयर्स की टैक्सेबिलिटी का देखें, कैपिटल गेन का, तो ये दो सेक्शन गवर्न होते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, एक सेक्शन 37 और एक सेक्शन 37A। सेक्शन 37A हो गया सिक्योरिटीज के ऊपर, और सेक्शन 37 हो गया नॉर्मल कैपिटल एसेट्स के ऊपर, जिसमें शेयर्स भी शामिल हैं अदर देन द सिक्योरिटीज। तो अब इस सेक्शन 37 में पहली जो अमेंडमेंट की गई है वो ये की गई है कि इसमें जो शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी हैं, तो ये जब एक्वायर किए जाएंगे, परचेज किए जाएंगे, तो परचेजर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो 10% टैक्स विदहोल्ड करेगा ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। जो भी एक्वायर कर रहा है शेयर, उसके ऊपर 10% विदहोल्डिंग करेगा। और ये टैक्स withheld has to be deposited to with the commissioner by way of credit to the federal government और within 15 days of the payment, 15 दिन के अंदर ये इसको डिपॉजिट करना होगा। तो ये तो पहली जिम्मेदारी आपकी हो गई परचेजर की। अब सेलर की इसके अंदर क्या जिम्मेदारी है? सेलर जिसको ये टैक्स जो सफर करेगा, जो विदहोल्डिंग टैक्स ऑन डिस्पोजल, तो सबसे पहले तो ये कि ये टैक्स उसकी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी के साथ एडजस्टेबल होगा। दिस इज नॉट फाइनल टैक्स, दिस इज एडजस्टेबल टैक्स। और दूसरी चीज ये कि उसको फिर कमिश्नर को जो भी ये ट्रांजैक्शन हुई है, इसको इसकी डिटेल डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ द डिस्पोजल ये टैक्स ऑफिस में जमा करानी होगी। इसको क्या फॉर्मेट होगा उसका, ये अभी प्रिस्क्राइब किया जाएगा, जो मोस्ट प्रॉब्ली रिलेटेड अमेंडमेंट रूल के अंदर कर दी जाएगी। तो ये हो गया। अच्छा, इसकी टैक्सेबिलिटी के ऊपर मैं दोबारा बात करूं कि जो सेलर की टैक्सेबिलिटी होगी,
वो जैसा कि अब ये कहा कि विदहोल्डिंग तो उसकी 10% पे हो गई होगी, लेकिन जाहिर है ये जो डिस्पोजल करने वाला पर्सन होगा ये आइदर कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, तो ये क्योंकि ये सेपरेट ब्लॉक इनकम नहीं है, लिहाजा ये वाली इनकम इसकी कैपिटल गेन के हेड में, और ये नॉर्मल जो इसकी और दूसरी इनकम है, सैलरी या प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज वगैरह या बिजनेस इवन, तो उनके साथ मर्ज होगी ये। और फिर जो उसका प्रेस्क्राइब्ड टैक्स रेट्स हैं फर्स्ट शेड्यूल में, वेदर सैलरीड वाले, नॉन सैलरीड वाले या कॉर्पोरेट या एसोसिएशन पर, तो ये जो इसके अल्टीमेट टैक्स रेट होंगे उससे ये 10% विद होल्डिंग टैक्स एडजस्टेबल हो जाएगा। इसमें एक दो चीजें और भी हैं इसी सेक्शन में कि कमिश्नर को भी ये पावर दी गई है, ही हैज बीन एम्पावर्ड बाय दिस सेक्शन to obtain information, documents or statement from the seller within 30 days of the date specified in the notice। यानी वैसे तो ऑब्लिगेशन ये सेलर की है कि उसको प्रेस्क्राइब डिटेल जमा करानी है, लेकिन अगर बिल फर्ज उसने नहीं भी कराई है तो कमिश्नर को भी एम्पावर किया गया है कि वो टैक्स पेयर को नोटिस देके ये इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है। इसी तरह इस सेक्शन में एक अमेंडमेंट ये भी है, यानी एक नई इंसर्शन ही है ये तो खैर, तो वो ये है कि कमिश्नर को इस बात की भी परमिशन है कि वो सेलर की एप्लीकेशन के ऊपर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट इशू कर सके फॉर एनी रीजन, जो कि एप्लीकेशन में मेंशन करेगा सेलर, या आइदर एग्जम्पशन और रिड्यूस रेट ऑफ विदहोल्डिंग। तो ये भी, इसके लिए भी सेलर को फिर एप्लीकेशन देना पड़ेगी, जो जवाब देना पड़ेगा कि ट्रीटी रेट है या और कोई कंसेशनल रेट है किसी तौर पर, तो वो जवाब देना होगा। सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सेलर। इसके अलावा इसमें एक चीज और मेंशन की गई है कि अगर नॉन कंप्लायंस करता है आइदर बायर और सेलर, तो इसके ऊपर कमिश्नर के को एम्पावर है अगेन कि वो रिकवरी ऑफ टैक्स कर सके, पेनल्टी लगा सके, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कर सके और डिफॉल्ट सरचार्ज लेवी कर सके। और ये रेलेवेंट, यानी इस सेक्शन को लिंक कर दिया गया है सेक्शन 161 जो रिकवरी ऑफ पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन विदहोल्डिंग टैक्स, फिर रिकवरी ऑफ पर्सन फ्रॉम 162 सेक्शन को भी लिंक किया है इससे, कि जिसमें रिकवरी ऑफ टैक्स फ्रॉम पर्सन नॉट फ्रॉम हुम टैक्स वाज नॉट डिडक्टेड। फिर पेनल्टी जो सेक्शन 182 है उसमें भी एंट्री आ गई इसकी, और इसी तरह सेक्शन 191 है जिसमें प्रोसिक्यूशन के बारे में लिखा है, और आखिर में सेक्शन 205 जो डिफॉल्ट सरचार्ज का। तो ये सारे सेक्शन लिंक कर दिए हैं, और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डिडक्शन ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर दिस सेक्शन में ओपन डोर्स फॉर दीज एक्शंस एज वेल। अच्छा, इसमें जो अगर हम कमेंट की बात करें थोड़ी सी, तो मुझे जरा सा स्कीम आउट होती हुई नजर आ रही है कि हमारे जो इनकम टैक्स लॉ में जो विदहोल्डिंग टैक्स प्रोविजंस हैं वो जनरली अगर आप देखें तो सेक्शन 148 से लेके और फिर 157 वगैरह में हैं, और फिर उसके बाद सेक्शन 231 से लेके ऑनवर्ड और 236 के BCD वगैरह, तो वो सेक्शंस हैं। लेकिन ये इन्होंने पहली मर्तबा हमने ये शायद ऐसा देखना है कि सेक्शन जहाँ पे इनकम की टैक्सेबिलिटी को डिस्कस किया गया है उस सेक्शन में इन्होंने विदहोल्डिंग की क्लॉज डाली है। तो ये जनरली खैर फर्क नहीं पड़ता, जाहिर है अब आ गई विदहोल्डिंग तो आ गई, लेकिन ये कि जरा सा रूटीन से हटके इन्होंने जहाँ पे इनकम को डिस्क्राइब किया गया उसी सेक्शन में विदहोल्डिंग प्रोविजन दे दी। तो ये हमारी अमेंडमेंट थी रिलेटिंग टू परचेज ऑफ शेयर्स ऑन ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। अच्छा, लाइकवाइज इसी के साथ जो कैपिटल गेन का दूसरा सेक्शन है, कैपिटल गेन ऑन सिक्योरिटीज, यानी सेक्शन 37A, उसमें भी एक कुछ चेंज की है इसमें। तो पहले मैं जरा सा एग्जिस्टिंग पोजीशन बता दूं इसकी आपको, कि इसमें कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज आर करंटली बीइंग टैक्स्ड एज सेपरेट ब्लॉक इनकम। तो एक तो ये कि सेपरेट ब्लॉक इनकम के तौर पे आता है कि जितना गेन हुआ है और उसका जो होल्डिंग पीरियड और उस हिसाब से फिर वो 12.5% वगैरह का रेट है, तो वो सेपरेट ब्लॉक हो जाता है। ये वाली जो इनकम होती है सिक्योरिटीज के डिस्पोजल पे जो गेन होता है
ये आपका नॉर्मल इनकम के साथ मर्ज नहीं होता है, बल्कि एज ए सेपरेट ब्लॉक इनकम टैक्स हो जाता है। और इसमें जो विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्शन है वो जनरली, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सेटल हो रही होती है थ्रू एनसीसीपीएल, नेशनल क्लियरिंग, तो वहीं पे मैकेनिज्म उसका डिवाइस है कि वहां पे आपका विदहोल्डिंग टैक्स ऑटोमेटिकली आपका उस ट्रांजैक्शन पे डिडक्ट हो रहा होता है, और एट द एंड आप चाहें तो स्टेटमेंट ले सकते हैं उसका। तो ये करंट पोजीशन है, ये नॉर्मल इनकम के साथ मर्ज नहीं होती है। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन जाहिर है वो वहां पे प्रिस्क्राइब है। अब इस सिक्योरिटीज में से इन्होंने जो करंट प्रपोज चेंज है उसमें इन्होंने ये किया है कि सिक्योरिटीज को भी कैटेगराइज कर दिया इन्होंने दो तरह से। एक तो ये कि वो सिक्योरिटीज रहीं जो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रही हैं और एनसीसीपीएल से क्लियरिंग हो रही है उनकी, तो उन पे तो कोई चेंज नहीं की है, लेकिन अब उसमें से इन्होंने ये वो वाली कैटेगरी सिक्योरिटीज की हटा दी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ना ट्रेड हो रही हो और जिन जो कि एनसीसीपीएल से सेटल ना हो रही हो। तो वो वाली अगर कोई सिक्योरिटीज हैं आपकी, तो दीज आर अगेन ब्रॉट टू द एम्बिट ऑफ सेक्शन 37, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर बोला था। यानी अब मतलब ये हो गया कि ये वाली जो सिक्योरिटीज होंगी जो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं और एनसीसीपीएल के थ्रू सेटल नहीं हो रही हैं, तो ये अब नॉर्मल कैपिटल गेन में चली जाएंगी, जैसा मैंने ऊपर बताया था आपको। और फिर दे में ऑल्सो भी सब्जेक्ट टू 10% विद होल्डिंग, और ये वो फिर जाहिर है सेपरेट ब्लॉक इनकम भी नहीं रहेंगी। इसके ऊपर जो, और जाहिर है जब ये फिर सेक्शन 37 में चली जाएंगी नॉर्मल गेन में, तो फिर वो एप्लीकेबल स्लैब रेट पे चली जाएंगी, चाहे वो सैलरीड का स्लैब रेट प्रोग्रेसिव टैक्स रेट हो या नॉन सैलरीड का हो या पार्टनर कंपनी का हो 29% या 20% एज द केस में भी। तो यानी प्रोग्रेसिव या जो उसका एप्लीकेबल टैक्स रेट है उस पर चली जाएंगी सेपरेट ब्लॉक रेट का, जैसा कि 12.5% जनरली। तो वो अब इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सवाल इसमें ये पैदा होता है कि इसमें आमतौर पे कौन सी सिक्योरिटीज आएंगी। फिर से एक दफा बोल रहा हूँ कि जो अब सेक्शन 37A है, यानी सेपरेट ब्लॉक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है वो एप्लीकेबल सिर्फ उसी सूरत में रहेगा जब ट्रांजैक्शन डिस्पोजल की स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हो या फिर वो एनसीसीपीएल नेशनल क्लियरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान लिमिटेड के ऊपर सेटल होती हो। आखिरी सवाल कि ये कि इसमें कौन सी ऐसी हैं, एक तो इसकी टैक्सेबिलिटी जाहिर है ये फिर क्योंकि सेक्शन 37 में चली जाएंगी और उसमें जो अभी हमने जिक्र किया कि उसका जो विदहोल्डिंग टैक्स रेट होगा वो 10% हो जाएगा। अब सवाल सिर्फ आखिरी ये रह गया कि ये कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं आमतौर पे जो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं हो रही होती हैं और ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन कह लें जिनको हम, या जो एनसीसीपीएल से सेटल नहीं हो रही थी। एग्जाम्पल्स ऑफ सच सिक्योरिटीज में इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स, सुकोक्स वगैरह, और अनलिस्टेड आरईटीज हैं अगर, तो वो फिर वो जाहिर है वो स्टॉक एक्सचेंज में भी ट्रेड नहीं हो रहे होते हैं और फिर एनसीसीपी कॉन्सिक्वेंटली एनसीसीपीएल से भी सेटल नहीं हो रहे होते हैं। तो ये अब इसका मतलब है कि सेक्शन 37 में इनकी टैक्सेबिलिटी होगी। दूसरी चेंज जो आई है वो री इंट्रोडक्शन हुआ है एडवांस टैक्स का ऑन फंक्शंस एंड गैदरिंग। अच्छा, इसकी री इंट्रोडक्शन का लफ्ज मैंने इसको यूं बोला है कि ये सेक्शन पहले 236D हुआ करता था अब से कई साल पहले, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में इस सेक्शन को ओमिट कर दिया गया था और विड्रॉ हो गई थी ये वाली विदहोल्डिंग, और अब इसके नया सेक्शन प्रपोज किया गया है 236C और जो कि इसको दोबारा से री इंट्रोड्यूस कर रहा है। मैकेनिज्म इसका ये है, एडवांस टैक्स कलेक्ट किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ बिल, और वो बिल चाहे वेन्यू का हो, चाहे फूड का हो, सर्विसेज का हो, या अगर रिलेटेड कोई फैसिलिटी है, तो टोटल बिल का को बड़ा ध्यान रखना है कि टोटल बिल के ऊपर 10% विद होल्डिंग है। दिस इज नॉट मच डिफिकल्टी, इजी के जाहिर है जो भी टोटल बिल है वेन्यू का तो वो उसके ऊपर 10%। अब सवाल यह है कि ये कौन कलेक्ट करेगा, विदहोल्डिंग एजेंट कौन है। विदहोल्डिंग एजेंट यहाँ पे इसी प्रपोज्ड अमेंडमेंट में बताए गए हैं
ओनर ऑफ वेन्यू हो सकता है, लीज होल्डर हो सकता है, ऑपरेटर जो उसको, या मैनेजर जो उसको मैनेज कर रहा हो, किसको, मैरिज हॉल को, मार्की हो, होटल हो, रेस्टोरेंट हो, कमर्शियल लॉन हो, क्लब हो, या कम्युनिटी प्लेस हो जहाँ पे इस किस्म की गैदरिंग हो रही हो या फंक्शन हो रहा हो। कलेक्ट किया जाएगा किस पर्सन से, टू बी कलेक्टेड फ्रॉम पर्सन अरेंजिंग एनी ऑफ द फंक्शन। वो शख्स जो कि कोई फंक्शन या गैदरिंग को अरेंज करे यानी, और कौन कौन सी इसमें से मिसाल के तौर पे बताई गई हैं, वेडिंग फंक्शन या गैदरिंग हो, सेमिनार हो किसी नौइयत का, इसके अलावा एग्जीबिशन हो, वर्कशॉप हो, सेशन, कंसर्ट हो, शो हो, पार्टी हो, या इसी नौइयत की कुछ अगर अदर गैदरिंग हैं। तो अगर यानी अब हमारा जो मैकेनिज्म बना वो यूं बना कि जो शख्स ये चीज़ों में से कोई फंक्शन मुनक्किद करा रहा है वो उस वेन्यू के ऊपर जो जहां हो रहा होगा उसके टोटल बिल पे 10% टैक्स सफ़र करेगा। विद होल्डिंग एजेंट मैंने आपको पहले बताया दिए। और ये जिससे टैक्स कलेक्ट हुआ है यानी जिसने ये फंक्शन जिसका था या गैदरिंग जिसकी थी उसकी अल्टीमेट टैक्स लायबिलिटी से ये एडजस्टेबल होगा। थैंक यू। बहुत ही जाहिर है दो किस्म की ही चेंजेस थी, तो इट वाज नॉट वेरी मच लेंदी। बहुत शुक्रिया जनाब।